बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं सीज़ फायर की वायलेशन, अफ़गान पाकिस्तान जो इशू है इस वक्त, और बॉर्डर तनाज़े के हवाले से बात की जाए, और जो जारियत की कोशिश अफ़गानिस्तान ने की, खारजियों को भेजने की कोशिश करता रहा और कर रहा है, उस हवाले से बात की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज मुस्तैदी से ना सिर्फ उनके ठिकानों को निशाना बना रही हैं, बल्कि 100 से ज़ायद ख्वारजी जो हैं उनको हलाक किया जा चुका है। उसके अलावा 200 से ज़ायद जो अफ़गान तालिबान और ख्वारजी, उनको पहले ही हल्ले में, जिसे कहते हैं, निशाना बनाया गया। कतर में कुछ नेगोशिएशंस की बातें हो रही हैं, लेकिन किस हद तक कामयाब हो। 48 घंटे का टाइम सीज़ फायर का है, वो देखा जा रहा है। भारत की गीदड़ भपकियाँ फिर शुरू हो गई हैं। अफ़गानिस्तान के शय पे ख़ुद तो मार खा के मुँह छुपा के भाग गया, अब अफ़गानिस्तान की शय के ऊपर फिर से बोलना शुरू हो गया है। और अब वो कहता है भारत जो है कोई भी सरहद पार कर सकता है। यानी कि पहले जो जुर्रत की, उसके बाद जो उसको जवाब मिला, अब दोबारा उसको होश आ रहा है, क्योंकि ये सिंदूर बल्कि तंदूर 2 की बात की जा रही है, जो अफ़गानिस्तान के थ्रू पैसा दे के भारत के एमा के ऊपर अफ़गानिस्तान कर रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर कमर चीमा साहब को, माहिर बैनुल-मुक़ामी अमूर हैं। खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी, जी, ये आसिफ। बताइएगा, भारतीय प्रोपेगेंडा और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो पाकिस्तान के साथ है, उसको हम देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये बाय डिज़ाइन, क्योंकि बड़ा हमने देखा कि एक कैलकुलेटेड वे में ये काम किया गया है, जब मुत्तकी भारत यात्रा पे गए हुए और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर ये एग्रेशन नाजिल किया गया, तो आपको लगता है कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इंडिया ये समझता है कि क्योंकि बांग्लादेश में उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया, इंडिया ये समझता है कि उनकी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो अब क्या करें? तो वो समझते हैं कि ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने जो टीटीपी और बहुत सारी दहशतगर्द जमातों का साथ देने का फ़ैसला किया है, तो वो समझते हैं कि ये शायद हमारी बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक स्पेस को वो अवेल करने की पोज़ीशन में आ गए हैं। हुँ। सो हमें पाकिस्तान को इसी तरह टफ़ टाइम देना चाहिए। आप देखें, पहले उनकी पॉलिसी ये थी आज़म साहब के नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, इसमें टीटीपी, बीएलए वगैरह थे। अब देखें कि उन्होंने अफ़गान तालिबान, जो कि अफ़गान रजीम है बेसिकली, और अभी उन्होंने उनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, वो लोगों के ऊपर बंदूक के ज़ोर से जो है वो पावर लेके बैठे हुए हैं। वो समझते हैं इनके साथ रवाबत बढ़ाएँ ताकि खुल-खिला के दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट भी किया जा सके। वो समझते हैं कि अगर अफ़गान तालिबान टीटीपी को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम अगर अफ़गान तालिबान को भी सपोर्ट करें और टीटीपी को भी करें, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो मज़ीद उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, सोशल कोहेजन कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया ये समझता है कि ये उनके पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आई है, कि अफ़गान तालिबान का जो वर्ल्ड व्यू है, वो बिल्कुल दुनिया के किसी भी मुसलमान मुल्क से भी नहीं मिलता और पाकिस्तान से भी नहीं मिलता, तो वो इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा था कि भारत की, जिसे कह सकते हैं, आइडियोलॉजी के हवाले से, और बीजेपी और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के हवाले से तालिबान को तो टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था। आपको हाईजैकिंग वाला किस्सा याद होगा। लेकिन आज उनका एक शानदार इस्तकबाल हम मुत्तकी साहब का देख रहे हैं, उन्हीं से वो हाथ मिला रहे हैं। यानी पाकिस्तान की मुखासमत में, पाकिस्तान दुश्मनी में, कल को इनको किसी से भी हाथ मिलाना पड़े, जो कि इनका अज़ली दुश्मन भी हो, ये पाकिस्तान दुश्मनी में उससे हाथ मिलाएंगे। देखिए, आसिफ साहब, इंडिया के अंदर आपको पता है बड़ी आवाज़ें उठी हैं, और एक ही आवाज़ उठी है कि इंडिया तो बड़ा लिबरल, सेकुलर, और इंडिया की क्या पॉलिसी थी? तो क्या ये जो राइट विंग रैडिकल इस्लामिक फोर्सेस अफ़गानिस्तान के अंदर एंड राइट विंग हिंदुत्व जो फोर्सेस हैं, ये आपस में, इनकी क्या आपस में लिंक है? तो लोग इंडिया के अंदर बड़े परेशान हैं, वो लोग जो समझते थे कि हम तो ख़वातीन की तालीम के हामी हैं, हम तो एक लिबरल सेकुलर इंडिया के हामी हैं, तो ये भारतीय हुकूमत जो है, ये किससे हाथ मिला रही है? तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरनली भी आवाज़ें बहुत सारी उठी हैं, और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब एक ऐसी हुकूमत जो कि दहशतगर्दों को पनाह दे के बैठी हुई है, और दुनिया में जिधर जाते हैं वो क्या कहते हैं, वो जी हमें तो जी बड़ा दहशतगर्दी से खतरा है जी। हम्म। अच्छा, मज़े की बात ये है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रीसेंट रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि अफ़गानिस्तान के अंदर
दाइश और अल-कायदा और टीटीपी जो है वो स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं और पूरे खित्ते के लिए खतरा है। अभी रिसेंटली एक क्वाड्रे पार्टी स्टेटमेंट जारी हुई यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइन पे, जिस पे रूस, चाइना, ईरान और पाकिस्तान ने कहा कि अफ़गानिस्तान को अपनी सरज़मीन जो है वो टीटीपी, बीएलए, मजीद ब्रिगेड ग्रुप, दाइश और अल-कायदा को नहीं देनी चाहिए। दुनिया कह रही है कि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं और आप उनसे हाथ भी मिला रहे हैं और उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं और 7-7 दिन की ट्रिप करवा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इस वक़्त तनकीद का सामना इंटरनली भी है और वेस्टर्न वर्ल्ड भी इंडिया को देख रही है कि ये किस तरह अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहे हैं और कन्फ्यूजन का शिकार है। जी बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार है, लेकिन हमने ये देखा कमर साहब कि एक जिसे कह सकते हैं ना कि नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जिस तरह भारत ने मार्का हक में हमने देखा कि एक जाली अकाउंट्स और एआई जनरेटेड वीडियोस और गलत खबरें पहुंचाना शुरू की, पूरी दुनिया ने उनको झूठा डिक्लेयर किया, उनके मीडिया को, उनकी खबरों को। अब अफ़गानिस्तान के मामले में भी जाली अकाउंट से सोशल मीडिया पे बहुत सारा कुछ मवाद ऐसा है जो कि वो बिखेरने की कोशिश करें। कभी वो T-28 टैंक की बात करते हैं जबकि वो रशियन मेड टैंक्स हैं जो कि उधर छोड़ के भागे थे रशियंस। और उसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से बड़ी मनगढ़ंत किस्म की, कभी वो दावड़ साहब को कोई मेजर कप्तान के रूप में दिखा देते हैं। आपको याद होगा एक दफ़ा उन्होंने आमिर हुसैन लियाकत साहब जो थे मरहूम हमारे एंकर, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कोई पाकिस्तान आर्मी के साथ कोई सॉलिडेरिटी की, जिसमें वो शहीद होते दिखाया उन्होंने अपने आप को। तो उसकी भी एक दफ़ा उन्होंने वीडियो चला दी थी कि कश्मीर में हमने पाकिस्तान का कोई मेजर मार दिया या कोई दहशतगर्द पकड़ लिया है। तो ये कब तक चलेगा? इनको शर्म नहीं आती इस तरह का झूठ बोलते हुए? देखिए आसिम साहब, आपने बात की कि किस तरह ये मीडिया का इस्तेमाल करे। आपको पता है, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2025 के फोरकास्ट देख रहा था कि इंडिया या दुनिया के अंदर जो बड़े चैलेंजेस हैं, इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। डिसइन्फॉर्मेशन, जी। जी, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है। सो क्वेश्चन ये, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी सोसाइटी है और यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन को फैलाने के अंदर। अमूमन गवर्नमेंट्स होती हैं वो इन चीज़ों का सद्भाव करती हैं, तदारुक करती हैं, वो रास्ते ढूँढती हैं कि किस तरह उनका मुआशरा जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो और वहाँ पे अफरा-तफरी ना फेंके। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसका शिकार है, क्या है? वो इसको यूज़ कर रही है एज़ अ स्टेट टूल। अभी आप देखें कि रिसेंटली जब पाकिस्तान ने कुछ दहशतगर्द जमातों के ठिकानों को निशाना बनाया, तो इंडिया और अफ़गान तालिबान ने जॉइंट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू की अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसमें जो इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो समझ रहे थे कि जो हमारे साथ मई में हुआ उसका बदला लेने का वक्त आ गया है कि अब हम तालिबान का साथ दें। तो पूरी खित्ते के अंदर आपको पता है मोदी साहब पिछले 12 साल से एक ही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह आइसोलेट किया जाए, लेकिन आइसोलेट वो नहीं कर सके, उल्टा उनको तालिबान का साथी बनना पड़ गया है अपने जो शर्मिंदगी है उसको छुपाने के लिए। तो आप देखें कि ये जो सोच है इंडियन गवर्नमेंट की कि वो तालिबान के साथ हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ने के लिए, वो समझते हैं कि ये मौका है कि पाकिस्तान को हम नुकसान पहुँचाएँ। तो इंडियन मीडिया की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप देखें इंडिया के अंदर चले जाएँ, जिसको सबसे ज़्यादा फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो इंडियन मीडिया है और उसी मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई मई के अंदर जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई। तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि इनकी क्या कंडीशन है और ये इनकी औकात कितनी क्या है? जी मुश्किल में है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जहाँ इलेक्शन आता है, बिहार का इलेक्शन आया, इनको उबाल चढ़ना शुरू हो गया। उनका आर्मी चीफ भी पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है, उनके वजीर दिफा भी देना शुरू हो जाते हैं, मोदी साहब को भी जोश आ जाता है, खाई भी मार उनको भूल जाती है। अब मुझे लगता ये है कि आपको लग रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा इनका कोई मिजाज और बिगड़ेगा और कुछ कोशिश करेंगे ये हल्की फुल्की कोई ऐसी कोशिश की कि उधर से अफगानिस्तान है तो इधर से हम भी कुछ कर लें। देखिए नरेंद्र मोदी साहब ने अनफॉर्चुनेटली इंडिया की इंटरनल यूनिटी का एक ही फार्मूला रखा हुआ है और वो है एंटी कि पाकिस्तान। आपने एंटी पाकिस्तान होना है। ये इंडिया की इंटरनल यूनिटी और इंडिया की सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये सर्वाइवल उनकी ऐसे नहीं बनती, अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते, अब देखिए सारा दिन वैसे कहते रहते हैं जी वो हमारा पाकिस्तान से मुकाबले को नहीं है, लेकिन कहेंगे क्या कि सारा दिन पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं, टीवी की रेटिंग नहीं आती है उनकी कोई बात नहीं सुनता, मिनिस्टर्स हों, वज़ीर आज़म हों, सारे पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं
अवाम को, जब भी आप इमेजिन करें कि नरेंद्र मोदी के ऊपर सबसे बड़ा जो है ऑपोजिशन ने क्या कहा कि भाई जब पहलगाम पे अटैक हुआ तो इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब पहलगाम नहीं गए, वो बिहार गए। बिहार चले गए इलेक्शन जी। में। तो आप इमेजिन कर लें कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनके लिए पहलगाम ज़रूरी नहीं है, उनके लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ज़रूरी है। तो ये वो चीज़ें उनकी शुरू से हैं और अब दुनिया को इस पैटर्न का समझ लग गई है और जी। थैंक्स गॉड हमें बड़ा टाइम लगा समझाने में। पहले तो दुनिया समझ नहीं रही थी, अब दुनिया को इस पैटर्न की समझ आ गई है कि जब इलेक्शन के अंदर जब हों, तो आप समझ लें कि इंडिया के बॉर्डर्स जो हैं, वो उस पे कुछ ना कुछ तमाशा ज़रूर इंडिया करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के सामने हजीमत का सामना उठाना पड़ा मोदी को। डोनाल्ड ट्रंप ने अलल ऐलान कह दिया कि मोदी मान गए हैं रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। एक बहुत बड़ी शिकस्त है मोदी को, जो कि उनके अपने मुल्क में उनको जूते पड़ेंगे। हमने देखा यह है कि जहां कोई स्कैंडल, जहां कोई उनको नाकामी होती है, जहां पर मोदी सरकार झुकती नज़र आती है और उसको बदनामी का सामना करना पड़ता है, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और कोई ना कोई ऐसी टेंशन क्रिएट हो जाती है बॉर्डर्स पे जो दोनों मुल्कों को एटमी जंग की तरफ धकेलने की कोशिश करती है। आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह होगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का और इसका असरात आपको पता है इलेक्शन पे पड़ेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब इंतहाई डरे हुए शख्स हैं इस वक़्त। वो डरे इसलिए हैं कि आप देखें कि ट्रंप फैसला कर रहा है और बता रहा है कि जनाब ये जो इंडिया जो है अब तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन कल इंडिया की एमपीए के स्पोक्सपर्सन जायसवाल साहब ने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि हम तेल खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे। उन्होंने एक डिप्लोमैटिक सी स्टेटमेंट दे दी, ना किसी पॉलिटिशियन का जवाब आया। यानी कि इंडिया 1.4 बिलियन की आबादी खुद को कहते हैं जी कि हम $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, लेकिन जवाब नहीं दे सकते। हम्म। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कितने डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब एक दफ़ा ये पार्लियामेंट में खड़े हो गए, या उनकी पूरी की पूरी जो वो पार्टी है, वो ये नहीं कह सकी कि ट्रम्प ने सीज़ फायर नहीं कराया बिकॉज़ डरते हैं। हम्म। तो ये और अपोज़िशन भी यही कह रही है कि भाई ये हमारे नुमाइंदगी नहीं कर रहे, क्योंकि इस वक़्त प्रधानमंत्री जो है वो डरा हुआ है, डरपोक है और ये इंडिया का दफ़ा नहीं कर सकता बिकॉज़ इसको अपनी ताकत से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये वज़ीर आज़म बनना चाहता है, भले इंडिया की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो या इंडिया की जो इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि उनकी जो पोज़ीशन है वो क्या है। इसमें जो इनका बयान आया है हुकूमत की जानिब से भारत का, जो कि हमने देखा कि सो कॉल्ड जो वही बयान है जो काबिल इंतज़ामिया को इन्होंने फीड कराया हुआ है। तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान मुखालिफ ये बयान दे रहे हैं, इसके बाद जो पाकिस्तान की DGI-SPR ने या पाकिस्तान की जानिब से उनको रिप्लाई किया गया, उनके मुंह बंद हुए? देखिए, ये इस तरह के बयान चलते रहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके पास अब बेचने को अपने लोगों को कुछ नहीं है। हम्म। क्या बेचें? अब मतलब आप इमेजिन करें ना कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, 20 साल 2005 से लेके 2025 तक इंडिया ने एक रिलेशनशिप पे फोकस किया है, वो अमेरिका है। वो ख़त्म हो गया। 50 साल बांग्लादेश पे फ़ोकस किया, वो हाथ में नहीं है। तो इंडिया की तो सारी की सारी ख़ारजा पॉलिसी जो है, वो नाकाम हो इस गई। वक़्त नाकाम है। तो वो फिर अब पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। हम्म। शाम को जब मीडिया हाउसेज़ ने बोलना होता है, तो क्या बोलना होता है? तो फिर कन्वीनिएंट जो जो केस है, वो पाकिस्तानी है। तो वो उस पे लगे रहते हैं। तो वो उन्होंने यही करना है। तो उस पे मेरा ख़्याल है ये भी बहुत बड़ी अब चीज़ नहीं रही। ये उनके पैनिक होने की निशानी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि वो इस जंग को देख रहे हैं, पाक अफगान जंग के हवाले से उन्होंने एक जगह बयान दिया जहाज़ में सफ़र करते हुए, और उन्होंने कहा कि मैं इस पे सोचूंगा और देखूंगा इस चीज़ को। बज़ाहिर वो देख रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक जिसे कह सकते हैं ना कि एक्सेप्टेबल हुकूमत नहीं है पूरी दुनिया के लिए। अभी तक लोगों ने उसको रिकग्नाइज़ ही नहीं किया सिवाय रशिया के। आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर सऊदी अरब और कतर का दबाव जो है वो कारगर होगा? मुझे नहीं लगता जी कि अफ़गानिस्तान के ऊपर होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हम्म। उनको ना तो वो देखें वो क्या रजीम है, उनको ना तो दुनिया में किसी की परवाह है। वो अपनी दुनिया में रहते हैं, वो अपनी वो समझते हैं। ना तो देखिए, मैं आज भी किसी से बात कर रहा था कि दुनिया की वाहिद इस्लामिक जो रजीम है जिसका एकेडमिकली, थियोलॉजिकली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आलम इस्लाम के अंदर। ट्रू। आप जामिया अज़हर में देखें, आप इजिप्ट में, सऊदी अरब में, फिर इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर उलमा की कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक ही कंट्रीब्यूशन है, अल-कायदा को पनाह देनी है, एक कंट्रीब्यूशन है
कि दाइश के खिलाफ कुछ नहीं करना, एक ही कंट्रीब्यूशन है टीटीपी और दहशतगर्द जमातों को अपना देनी है। तो हमें नहीं समझ कि ये क्या और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये कतर हो या सऊदी अरब हो या बाकी कोई मुल्क हों, वो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। अफ़गान तालिबान जो है, ये जब तक पाकिस्तान ने ये सब कुछ इन हार्ड वे हमें लेना पड़ेगा। ये सॉफ्ट रास्ते जो हम इख्तियार कर रहे हैं, ये दोस्त ममालिक को अब इनकार तो नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई हमारा हार्ड कहे स्टेट होने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है आसिम साहब। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। पाक अफ़गान तनाज़े की बात हो रही है और उसके अलावा भारत की शरंगेज़ियाँ और गिदड़ भपकियों की बात हो रही है। हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। वो कहते हैं ना कि जितना आग भट्टी में चीज़ जल के कुंदन बनती है, यानी जितना उसको मौका मिलता है उसकी सलाहियतों में इजाफ़ा होता है। पाक अफवाज के हवाले से अगर बात की जाए, अभी मार्का हक की बात करें या फिर 2019 के स्विफ्ट रिटॉर्ट की बात करें या फिर अब अफ़गानिस्तान के हवाले से जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं, जिसमें UAVs हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान फ़ज़ाइया है, एक जिसे कह सकते हैं ना मुकम्मल इंटीग्रेटेड जिसे कहते हैं ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। खुशामदीद कहते हैं साजिद साहब आपको। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी साजिद साहब, मैंने बात की है कि पाकिस्तान जो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है ग्राउंड में, तो जो हम तबाही फेर रहे हैं, जो अंदर तक हम जा चुके हैं, उनकी चौकियाँ कब्जा कर ली हैं अफगानिस्तान में। हमारी एरियल स्ट्राइक्स जो हैं वो बड़ा जैसे कहते हैं ना कि हार्ड हिटिंग है, यानी कंधार और काबुल के अंदर जिस तरह के मनाजिर देखे गए, जिसको उन्होंने ऑयल टैंकर और पता नहीं क्या कुछ इंडियन मीडिया और उनके साथ मिल के वो सारा कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो सीज़ फायर के लिए क्लेम किया गया और रिक्वेस्ट की जा रही है बार बार, वो हमारी ये स्ट्राइक्स के बाद की जा रही है? बिल्कुल। देखिए, हमारा रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा सिनर्जाइज्ड है। आपने देखा कि जमीन के ऊपर भरपूर जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि उन पोस्टों के ऊपर उनकी तरफ से फायरिंग आती है और जहां पे फिर आपको दूसरे जराए इस्तेमाल करना पड़े, वो इसका मतलब है कि दुश्मन कहीं अंदर घुस के बैठा हुआ है, डीप इनसाइड है, वहां से कंट्रोल हो रहा है। तो फिर अपने दिफा के लिए और दुश्मन के अग्रेशन को रोकने के लिए तमाम मुमकिन जराए इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ा सोच समझ के। और आप देखिए कि हमने कहीं पे भी उनके आम आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। माशाल्लाह हमारे लैंड फोर्सेस ने जो जितनी भी उनकी 21-22 से चौकियों पे कब्जा किया है, वो उनकी मिलिट्री पोस्ट हैं और वहां से उनके जो सोल्जर्स हैं ये तालिबान के वही भागे हैं, या ख्वारिज जो उनके जो गोलाबारी या उनके उनके जो थी उसकी उसके उस पर छुप के जो आना चाहते थे, हमने सिर्फ उनको मारा है। कहीं पे किसी हमने उनके गांव के ऊपर बमबारी नहीं की। हालांकि ये आप पिछले 20 साल में देख लीजिए, ये इनका वतीरा होता था इन दहशतगर्दों का, वो टीटीपी हो या दूसरे तालिबानों, कि ये ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते थे और ये अब भी करते हैं। और इस हद तक होता था, मैं कुछ 10 साल पहले की 12 साल की बात कर रहा हूं, कि जब हमारी फोर्सेस देखती थी तो उस जहां से फायर आ रहा था तो वहां पे औरतें बच्चे छत पे बिठाए होते थे। लेकिन अभी आपने देखा कि हमने जितनी भी इनकी पोस्ट पकड़ी हैं वो इनकी मिलिट्री पोस्ट है। तो हमें अफगान अवाम से कोई मसला नहीं है, बल्कि अफगान अवाम को भी तालिबान से मसला है। उनका बस चले तो आज उनको निकाल बाहर करें कि 40 साल से इन्होंने उनके मुल्क को बर्बाद करके रखा हुआ है। तो बाकी जहां तक आपकी बात है, जी बिल्कुल, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि तमाम मुमकिन जराए से पाकिस्तान अपना दिफा कर रहा है। जी बिल्कुल, उसमें UAVs भी शामिल हैं, पाक फ़ज़ाइया भी शामिल है। अच्छा ये बताइएगा कि जो दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन का मामला था, तकरीबन 100 से ज़ायद तो हमने ख्वारजी मारे, और उसके अलावा पहले दिन भी हमने 200 ज़ायद उनके तालिबान और ख्वारजी जो मुश्तमिल तश्कीलें थी पाकिस्तान में भेजने की, उनको नाकाम किया। अब परमानेंट सर्वेलेंस के साथ हम ये काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सर्वेलेंस तो फिर आपको मुसलसल करनी पड़ती है, ताकि आप देखें ना कितनी बड़ी इनकर्शन है और ये कितनी कनेक्टेड है ये मुत्तकी के दौरा भारत के साथ, के उसके वहां होते हुए ये चीजें शुरू हुई कि पहले तो ये सिर्फ खारिज को, दहशतगर्दों को, टीटीपी को अंदर भेजते थे। अब उसके होते हुए, जिसका मतलब है बड़ा वाज़ेह है
कि भारत ने इनको शह दी है, और उसकी शह में थपकी नहीं है सिर्फ, उसकी शह में मेरे ख्याल में प्लानिंग भी शामिल होगी, और इन्वेस्टमेंट भी मैं शामिल समझता है। हूं कि बड़े बहुत जल्द शायद इनकी यह पहुंच, इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, और अब उनकी जिसको कहते हैं कि उनके एडवाइजर जो है मिलिट्री है, वो भी मेरे ख्याल में तो वहां पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे, बिकॉज इनसे तो कुछ हो नहीं रहा। वैसे तो उनसे वहां भी कुछ नहीं हुआ था जो एडवाइजर हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इनका जो है इसी तरह इनको करते रहेंगे, और हमारे लिए दुश्मन है, वो भले भारतीय आके काबुल से उनको गाइड करे या ये तालिबान वाले हों। आप जितनी इंकर्शन हो रही थी, बिकॉज देखिए ये बड़ा रगेड वो जो है माउंटेनस रीजन है, आप हर एक नदी नाले को जहां से पानी की स्ट्रीम जाती है वहां से पैदल बंदे आ सकते हैं। तो हमें ये एरियल कंटिन्यूस हमें इनको देखना पड़ रहा है, और हमें देखना पड़ेगा कि कहां से इंकर्शन होती है, और फिर इंटीग्रेशन के साथ उनको काउंटर किया जाएगा, जिसकी वजह से पिछले इतने दिनों में आप देख रहे हैं कि इतने बड़ी भारी तादाद में 30, 32, 100 और इस फिगर्स में जो खारिज है वहां पे मारे जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस आर अलर्ट, और हम इंशाल्लाह ताला देखिए, बात लोग करते हैं कि जी बातचीत करें। अब यार काउंट तो करो कि पिछले 20 साल छोड़े 40 साल में कितनी दफा बातचीत हो चुकी। ये 9/11 से पहले वाले तालिबान, 9/11 के बाद वाले तालिबान, अगर आपको याद हो 9/11 से पहले वाले तालिबान, रब्बानी हिकमत यार, सारा काबा में जाके इन्होंने अहद किया था कि हम मिलजुल के रहेंगे, और क्या हुआ था, चंद दिनों के बाद वो ट्रूस टूट गया, और उसके बाद फिर एक नई ग्रुप जिसको तालिबान कहते हैं उसने आके कब्जा करना शुरू कर दिया। और अब इनको देखिए कि ये हमारे ही मुल्क में खा पी के पढ़ के सारा कुछ करके, और वहां से जाके ये कैसे मुसलमान है कि ये हिंदुत्व वालों से हाथ मिला चुके हैं, और उनकी शह पे ऊपर आके अब डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। हैरत की हमें बात इनका साजिद साहब वहां ये पे भी है गला करना कि है। आइडियोलॉजी के हिसाब से भारत के अंदर बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी में, और रिटर्न भी बल्कि ये उनके मैनिफेस्टो में है कि जो तालिबान है अफगानिस्तान के, वो दहशतगर्द हैं। क्योंकि आपको याद होगा एक इवेंट हुआ था जो इनका तैयारा हाईजैक हुआ था भारतीय एयरलाइन का, और उसके बाद आज उनको गले मिला रहे हैं। तो मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान दुश्मनी में कल को कोई भी होगा जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी होगा, वो उसके साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे पाकिस्तान दुश्मनी में। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, और भारत तो इनके बारे में ऐसी इनकी जो मैं कहता हूं कि इनकी ऐसी घटिया जबान इस्तेमाल करता था कि मुल्ला मुत्तकी लोगों को शर्म आनी चाहिए उनके पास जाके बात करते हुए। और ये कैसे मुसलमान है कि कश्मीर को भारत का अंदरूनी मसला और उनका मसला डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने कहा कि ये मसला ही नहीं है। तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये तालिबान जो है ये कब्जा ग्रुप है जिसको इंटेंशनली वहां पे बिठाया गया है। आम आवाम इनसे बहुत, देखे ना खवातीन वहां पे बाहर निकल सकती हैं, ना वो पार्लर चला सकती हैं, ना मेकअप कर सकती, ना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकती, ना गाड़ी चला सकती हैं। तो क्या वो खुश है इनके साथ? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक टेरर के नीचे, एक दहशतगर्द रजीम के नीचे वो लोग रह रहे हैं। तो उम्मीद है कि वहां से भी उठेंगे, और इनके अंदर से कुछ आवाजें उठ रही हैं। जी, आपस में भी इनके इख्तलाफात हैं, और इनकी ये 200 साल पुरानी हिस्ट्री है कि आपस में लड़ते रहे हैं, और गंदगी से भरपूर उनकी फिल्थ के हिसाब से इनकी हिस्ट्री है। साहिद साहब, अब जो मुज़ाकरात और अमन की बात की जा रही है, सीज़ फायर की भी रिक्वेस्ट की इन्होंने 48 घंटे की, जो कि आज शायद ख़त्म हो जाएगी। दोहा में कहा जा रहा है कि टॉक्स हो रही हैं या कुछ करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है, क्योंकि अब तो हर हद क्रॉस कर दी है, वज़ीर आज़म ने भी ये कहा है कि बहुत हो गया, लिमिट क्रॉस हो गई है, अब इसमें कोई हमारा वापसी का रास्ता तो नहीं है? मसलन यही है कि हमें अब इनको ख़ात्मा करना है, जो दहशतगर्द ठिकाने हैं, जो कैंप्स बनाए गए हैं, जो बेसिस बनाई गई हैं, हमें वंस एंड फॉर ऑल उनका ख़ात्मा करना है। दोहा का तो मुआहदा पहले भी हुआ था, क्या बना उसका? उसके बाद आप देखिए 2004 से लेके 2022 तक 6 मुआहदे हुए। वो नेक मोहम्मद से लेके 2022 तक, एपीएस से पहले, एपीएस के बाद 6 मुआहदे इनके साथ हुए हैं। तो मेरे नजदीक हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये टाइम बाय कर रहे हैं। जिसने पहले ही कहा कि 48 घंटे की, इसका मतलब नीयत साफ नहीं है। इसने बात करनी है, टेबल पे आना है, तो कहता है जी जंगबंदी करते हैं, किसी को मिला के, या डायरेक्ट जा चुके हैं, वजीर खारजा मिल चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर मिल चुके हैं, चीन में जाके मिल चुके हैं। तो ये कौन है जो इस चीज को भी नहीं समझ पा रहा? हमारे अंदर भी अपने मीडिया में या कोई एनालिस्ट हैं जो बात करते हैं, बात करनी चाहिए। किससे बात करें? अब कौन सा टॉपिक रहेगा बात करने वाला? इनको हजारों डोजियर दे चुके हैं, डिमांड्स दे चुके हैं, इनको प्रूफ दे चुके हैं, हमारी एजेंसीज इनको सबूत दे चुकी हैं,
और ये बिल्कुल मेरे नजदीक एक भारत को जो जिल्लत मिली है मार्का बका में, जिसका उनको हर दूसरे तीसरे दिन ट्रंप याद दिलाते रहते हैं। और परसों तो उन्होंने नए इंडियन एम्बेसडर को सामने बैठे हुए को ये जिक्र किया, फिर साफ ये भी कहा कि एंड वी हैव द न्यू इंडियन एम्बेसडर सिटिंग हियर। तो आई थिंक उनके पास अब इस जिल्लत को कुछ रिकवर करने के लिए ये तरीका मिला है कि जिनको वो बुरा कहते थे, गाली देते थे, जाहिल कहते थे, उनको बुला के उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अब डायरेक्ट एक्शन शुरू कराया है। तो हमें डायरेक्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्ट को भी डायरेक्टली डील करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बिहार इलेक्शन आते ही उनको उबाल चढ़ना शुरू हो गया। जब भी कोई इलेक्शन करीब होता है कोई ना कोई ड्रामा पाकिस्तान के हवाले से वो क्रिएट करते हैं। आपको लगता है जो स्टेटमेंट्स उनके तरफ से आ रही हैं भारत की जानिब से, तो आपको लगता यही है कि वो बिहार इलेक्शन है और उसके साथ साथ ये अफगानिस्तान वाला जो प्रॉक्सीज इन्होंने वहाँ पे एक्टिवेट करके पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करवाई है, क्योंकि बेसिकली तो प्रॉक्सी है वहाँ पे जो हुकूमत है अफगानिस्तान की, तो आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान का अब जो अभी मार्का हक की शिकस्त है वो अभी भूले नहीं है वो, यानी उसके बावजूद वो इस उबाल में आ गए हैं और वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? ये तो हम सब जानते हैं कि पहलगाम का वाकया ही मोदी ने इसलिए शुरू कराया था कि एक ड्रामा किया जाए, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर फौरन कुछ हमला करके फतह डिक्लेयर करके, संदूर डिक्लेयर करके, तो वहां पे बिहार में जलसों में, अब मुल्क के किसी आर्मी कमांडर का नाम लेके जलसों में तकरीर कर रहा हूं। तो ये इनके फिल्मी डायलॉग है, बॉलीवुड किस्म के डायलॉग हैं, घुस के मारना ये करना, इनके साथ जो हो चुका है। तो राइट फ्रॉम पहलगाम ये ड्रामा ही सियासत के लिए किया था मोदी ने। वो तो ऐसा उल्टा पड़ा कि अब उसको सियासत बचानी मुश्किल हो रही है, इसीलिए अब उसकी जबान ऐसी चल रही है। और कुछ ना कुछ करने के लिए इलेक्शन तक, आपने बिल्कुल सही कहा, बिहार का इलेक्शन है, कुछ ना कुछ करने के लिए अब उसने तालिबान को डायरेक्टली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ये बिल्कुल एक सियासी स्टंट था जो शुरू हुआ मार्का बका में, उनको बुनियादन मखसूस में इनको इंतहाई जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। देखिए इतनी शॉर्ट और इंटेंस वॉर में मेरा ख्याल है कि मॉडर्न हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक 3 गुना बड़े मिलिट्री फोर्स को इस इतने शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी शिकस्त हुई हो। तो अब उसको, चूंकि उसका इम्पैक्ट उसकी सियासत के ऊपर है, तो अब उसको कवर करने के लिए कुछ ना कुछ किसी तरीके से, अब मैंने भी तो ये भी सुना था कि इनका प्लान था कि अफगानियों से कह के कुछ ना कुछ पाकिस्तानी टेरिटरी के ऊपर कब्जा किया जाए और डिक्लेयर किया जाए कि दिस इज ऑक्युपाइड बाय देम। लेकिन हुआ क्या कि वो अपनी 21-22 पोस्टें छोड़ के वहां से भाग गए। तो मेरा ख्याल है वो यही करते रहे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ताजिकिस्तान को अपना पड़ोसी बना लें, एटलीस्ट हमारा एक अच्छा पड़ोसी तो होगा उस तरफ। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, वाखान कॉरिडोर की तरफ आपका इशारा है, मुझे ये बताइएगा कि ट्रंप ने एक और इनको जिसे कहते हैं ना हिट किया है बुरी तरह से, और ऐन उस वक्त जब इलेक्शन सर पे हैं, मोदी के लिए हजीमत का सामना है, जो उसने डिक्लेयर किया है कि मोदी ने वादा कर लिया है कि वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, अल-ऐलान उसने दुनिया के सामने बोल दिया। तो मोदी के लिए तो अब मुंह छुपाने की जगह नहीं रही, तो अब उसके लिए तो यही एक हथियार है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अफगान वॉर को इस्तेमाल करे। बिल्कुल। अब जो उससे अगर कोई रशिया से कुछ Su-35 या कुछ लेने थे तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पब्लिकली। थैंक यू मिस्टर ट्रंप, हम आपको रिकमेंड करते रहेंगे नोबेल के लिए जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इसलिए कि हमें आपको नॉमिनेट करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप जुड़े रहिए, आप इनको बार बार साथ याद दिलाते रहिए, टैरिफ लगाते रहिए। और अब ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इतनी बड़ी बात की है कि रशिया को सेटिस्फाई करना पड़ेगा इंडिया को, और वगरना वो जिसका कम से कम गुज़श्ता 40, 45, 50 बरस से जिसकी टेक्नोलॉजी को पर इसका इन्हिसार था, इनके सारी विंटेज देखता, मिराज 2005 आने से पहले तो सारे इनके पास रशियन इक्विपमेंट थे जी। और अभी एक राफेल है, राफेल का जो गुरूर था वो उसका हमने हिसाब बराबर कर दिया। तो ये बहुत बड़ा एक हिट है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि मोदी ने प्रॉमिस किया है कि वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। जैसे गुड हिट जी, गुड हिट। और उसको अपने मुल्क में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि लोगों ने तो पूछना ये है कि तुम तो कह रहे थे कि ट्रंप की कौन सुनता है, और ट्रंप के ऊपर तनकीद की जा रही थी, और ट्रंप के बारे में कहा जा रहा था कि इसके कहने से हम अपनी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करेंगे और हम अपने टैरिफ बर्दाश्त करेंगे और अमेरिका का सत्यानाश कर देंगे। अपने आप को इकोनॉमिक जॉइंट साबित करने की कोशिश कर रहा था भारत। तो फिर क्या हुआ ऐसा कि उसने बो डाउन किया है ट्रंप के सामने?
क्या अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ये जो अल्लाह ताला ने हमें एक शानदार कामयाबी अता की, उसके बाद से जो हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर ग्लोबली जो रिसेप्शन मिला है, आप उसमें देख लीजिए कि जहां तक हमारी एयरफोर्स ने जो किया उसको ऐसे केस स्टडी जो है पढ़ा जा रहा है। और मैंने एक रिसेंटली आई वाज वाचिंग एन अमेरिकन वीडियो जहां पे इवन अमेरिकन आर स्टडीइंग कि इसलिए कि देखें अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अमेरिका ने इस तरह की एरियल वॉर नहीं लड़ी पिछले 50 बरस में। लास्ट इनके जहाज लड़े थे वियतनाम में उनके अगेंस्ट, मिग्स के अगेंस्ट। उसके बाद से ये वन साइडेड बॉम्बिंग करते रहे। वो उसके बाद से लेके इराक से लेके ईरान के ऊपर तो जिसके सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई एयरफोर्स नहीं थी, रेजिस्टेंस नहीं था, कोई एयरफोर्स नहीं थी, थोड़े बहुत मुकाबले की। तो इसी तरह इजराइल भी यही करता रहा। आप देखिए कि 74 के बाद से इजराइल को कोई ऐसी वॉर हुई है जहां पे अपोजिंग एयरफोर्स भी कुछ ना कुछ 100% ना ही 70% की उसके बराबर की, नेवर। ये वन साइड जिसको हम कहते हैं ना प्रैक्टिस रेंज के ऊपर फायरिंग करते हैं इन मुल्कों को समझ के। तो या प्रैक्टिकली ये पाकिस्तान ने 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ और मल्टीपल डोमेन में ये जो हमने वॉर की है, इसको इवन अमेरिकन आर स्टडिंग इट बिकॉज उनके पास सारा वेयर विदऑल है। लेकिन उनको इस्तेमाल कैसे करना है ये दे आर स्टडिंग थिंग। तो जब ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स की सूरत हाल है, तो अब रशिया से जो इसने मोदी ने जो वहां से लेना था, जो उसको चाहिए और चाहिए भी उसको, आई डोंट थिंक कि उसको अमेरिकन कोई ऐसा इक्विपमेंट देंगे बिकॉज हर मुल्क बड़ा कॉन्शियस होगा कि राफेल बहुत ही पोर्टेंट जहाज है कि राफेल को अगर इनके पायलट्स ने एक वॉर में नहीं संभाल सके तो किसी और मैन्युफैक्चरर ने भी आई थिंक वो बड़े केयरफुल होंगे कि हम इनके हाथ में ये जहाज दें या ना दें, कहीं इनकी मार्केट में डाउन हो जाए। तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह किया है, फिर अभी अफगानिस्तान साइड पे जैसे हमारी आर्मी ने किया है, इट्स एन आई ओपनर। और जो एक इस सब की वजह से हमें दुनिया भर में डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर कामयाबी मिली कि आप देखें कि 20 मुल्क जो गजा के लिए, फलस्तीन के लिए थे, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब को खुद बुला के माइक के ऊपर बुला के उनसे स्पीच करवाई है। तो ये ऑल्दो हम इस सारी चीजों को बड़ी केयरफुली हैंडल करना होगा क्योंकि हमारा दोस्त असल में चाइना ही है, नो डाउट। और बाकियों के साथ बड़ा बैलेंस करके, तो इस सारी एम्बेरसमेंट की वजह से इंडिया को ये मसला हो रहा है। साजिद साहब, हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हवाले से दुनिया को सरप्राइज किया है, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई जिहद बन गई है, नई एरियल वॉर के हवाले से और वॉर स्टडीज़ के हवाले से। उसी चीज़ को स्टडी किया जा रहा है कि 4.5 के साथ आपने जिस तरह कमाल दिखाया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, तो आपको लगता है कि हमें जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसमें सबकत हासिल है? हम इस रीजन के अंदर एक सुपरमेसी के साथ, एरियल सुपरमेसी के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, इसकी मैं बड़ी ही आम सी मिसाल दूंगा। आपने दो बंदों को सारे मसाले, सारी चीजें वही चीज दे दी है, उसमें से कौन उसको बनाना पकाना, रेसिपी को करना जानता है, कौन इम्प्रोवाइज करता है, वो मास्टर शेफ होता है। तो ये मास्टर स्ट्रोक, उनके पास भी सारा वेयरविदॉल है। सारी दुनिया में आईटी में किसका नाम था? पाकिस्तान का या भारत का? भारत का। लेकिन जब एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को साइबर स्पेस में और साइबर वॉरफेयर में इस्तेमाल करना पड़ा, तो हमारे लोगों ने, हमारे एयरफोर्स के जो बच्चे हैं, इन्होंने साबित किया कि वी हैव आउट क्लास इंडिया इन इवन साइबर स्पेस एंड साइबर वॉरफेयर। तो ये तो ऐसे जिसको कहते हैं ना, हर वक्त इवॉल्व होता है। आपके मोबाइल के ऊपर हर दूसरे दिन ऐप्स के अपडेट आए होते हैं। तो ये कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है, एक चीज है, और जिसमें हमने साबित कर दिया है कि वी हैव आउट क्लास इंडिया इन दैट। थैंक यू वेरी मच साजिद हबीब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे, बहुत शुक्रिया। हम नाज़रीन आप लेंगे वक्फा, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। इस हिस्से में हमारे साथ शामिल हैं फॉर्मर एम्बेसडर पाकिस्तान जी.आर. बलोच साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको बलोच साहब। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बलोच साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे लिए अफ़गानिस्तान एक दर्द-ए-सर बनता जा रहा है, और अभी जो मार्का चल रहा है उसके अंदर उनकी रिक्वेस्ट पे हमने सीज़ फायर किया।
आप क्या समझते हैं कि इस सीज़फायर के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, और दोहा में कोई मुज़ाकरात की बात हो रही है, कुछ कतर और सऊदीया का दबाव भी है, आपको लगता है कि इन जैसे लोगों से मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, मैं इस सवाल को भी और अपने जवाब को भी थोड़ा किसी कॉन्टेक्स्ट में करूंगा। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के ताल्लुकात उसमें और वहां जो हुकूमतें वक्त दर वक्त आती रही हैं, उसमें तफावत करना चाहिए, फर्क करना चाहिए, डिफरेंस करना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों के ताल्लुक, पाकिस्तान से मुराद है, देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक वक्त में इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। नो डाउट। इसका मतलब है कि सिविलाइजेशनली वी आर द सेम पीपल, लेकिन अब चूंकि हुक्मरानों की पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है कि हमारा एक बहुत ही अहम पड़ोसी, उसने रोज़े अव्वल से पाकिस्तान के मुखालिफत की है कि द ओनली कंट्री विच वाज अगेन अ मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान, which opposed the membership of Pakistan in the UN at the time of the independence. और पाकिस्तान पे पहला हमला भी अफगानिस्तान ने किया था, इफ यू रिमेंबर। हम हमलों में नहीं जाते, हम उस पे नहीं जाते। तो मतलब है कि पहली बात तो ये कि डिबेट में थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि डिस्टॉर्शन हो रही है कि इस हुकूमत के रवैये से हम पाकिस्तान की हुकूमत का जवाब है उसका, और इसी तरह से लोगों के दरमियान हम समझते हैं कि वो जो रिश्ता है वो है। अब मसला इशू है हमारे अफगानिस्तान के रूलर्स का, और इस वक्त जो रूलर्स हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि ये एक ऐसा जत्था है अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट है बैड पॉलिसीज ऑफ सम ग्रेट पावर्स। ट्रू। दैट वी नो कि अफगानिस्तान हैज बीन द विक्टिम ऑफ ग्रेट गेम सिंस लाइक 200-300 years। लेकिन अभी जो इशू है ये कभी ना होता, लेकिन उसमें हमारा भी किसी हद तक क्योंकि हमने बहुत एतबार कर लिया उन लोगों पे, तालिबान पे, कि वो लोग जो उन मदारिस में पढ़े जहां पाकिस्तान के सरजमीन पे थे, उन स्कूलों में पढ़े उनके बच्चे जहां पाकिस्तानी बच्चे पढ़ते हैं, उन अस्पतालों में गए जहां हमारे पाकिस्तानी अस्पतालों में जाते हैं, अपने पड़ोस में अपने भाइयों की तरह रखा। पूरे पाकिस्तान में किसी विलेज को देख ले, मैं बिकॉज आई एम इन सिंध एंड आई बिलोंग टू सिंध, आई कैन टेल यू, और बहुत सारा मैं इंटीरियर में जाता हूँ, छोटे से छोटा कस्बा भी होगा तो वहां आपको अफगान बस्ती मिलेगी। दिल्ली के बाद ये तो पाकिस्तान की मेहरबानियां हैं, पाकिस्तान के एहसास की बात है, वरना हमने ईरान को देखा, उन्होंने इनको जेलों में और बॉर्डर के ऊपर कैंप्स में रखा। आप ये बताइएगा कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी ट्रेड का इन्हिसार पाकिस्तान के लैंड रूट्स के ऊपर है। अब अगर हम बात करते हैं कि वो भारत के चकमे में आता है और वो चाबहार की बात करता है, उस पर तो पाबंदियां लगा दी अमेरिका ने और पूरी दुनिया ने। तो अब तो मेरे ख्याल से देयर इज़ नो ऑप्शन। हमें सलाला चेक पोस्ट वाला वाकया याद है, 7 महीने हमने ब्लॉकेट किया, कोलिशन फोर्सेस अमेरिका हमारे घुटनों पे आ गया और उन्होंने सॉरी की, आपको याद होगा। तो आपको नहीं लगता कि हमें ये तमाम चीज़ें मशरूत करनी चाहिए दहशतगर्दी के साथ जो उनकी तरफ से की जा रही है? इस वक्त जो मेरा जो जहन इस वक्त है, जो मैं लिखता भी हूँ इसके ऊपर और बातचीत भी आप लोगों से करता हूँ, कि हमें 3 pronged स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। एक तो है डायलॉग, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। ये बात मैं एज ए डिप्लोमेट भी कर रहा हूँ, एज ए नाउ एकेडमिशियन एंड रिसर्चर भी कर रहा हूँ, कि डायलॉग के दरवाजे, चाहे वो बिलवास्ता हो बिलावास्ता हो, पीपल टू पीपल हो, उलमा के दरमियान हो, शुअरा के दरमियान हो, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान हो, ट्राइबल एल्डर्स के दरमियान हो, वी शुड नॉट, वो क्लोज नहीं करनी चाहिए। वो, और जिसका मैंने आखिरी नाम लिया ट्राइबल एल्डर्स का, वो तो अभी से फौरन ही शुरू कर देना चाहिए अगर शुरू नहीं हुआ। देखिए, तालिबान हुकूमत में जरूर है, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि अभी भी हमारा केपीके और अफगानिस्तान की वो पट्टी जो हमारे साथ और बियॉन्ड, अभी भी वो ट्राइबल सिस्टम है, वहां अभी तक भी ट्राइबल एल्डर इज रिस्पेक्टेड। तो हम एक ऐसा प्रेशर करें, डेवलप फॉर द तालिबान गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन अफगानिस्तान कि ये इस पॉलिसी से इज्तनाब करें। तो प्रेशर पड़ने के
दो तीन तरीके जिसकी बात कर रहा हूं। एक तो ये डायलॉग पे ये फायदा होगा कि आप इंटरनल प्रेशर करें ताकि वो डिसवेड हो जाए। सही। दूसरा तरीका है डिटरेंस, वो सबसे प्राइम है। कोई भी डिप्लोमेसी विदाउट डिटरेंस इज ए फसाद, इट डजंट कैरी एनी वेट। लिहाजा आपने अपने बॉर्डर के ऊपर, अपने इंटरनल शहरों में, आप अपनी मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, वो आप 110% करें, एंड इट इज पॉसिबल। ठीक। 2, नंबर 3 इज द रीजनल कोऑपरेशन। तो मैं समझता हूं इन तीनों चीजों को जब मिलाएंगे और उसकी स्ट्रेटजी बना के, जो कि मैं समझता हूं कि हो सकता है पाइपलाइन में हो हुकूमत कर रही हो, लेकिन इन एलिमेंट्स को बताना जरूरी है हमारे लोगों को आपकी वसातत से, कि इस तरीके से ही हम, और जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें अफगानिस्तान के लोगों का भला है। कब तक जंगें लड़ेंगे भाई ये अफगान लोग, मुझे बताओ। सदियां गुजर गई, अब तो 21st सेंचुरी आ गई। अब आप ऐसे लीडर्स जो है वो हुकूमतें लाओ जिनको, जो लोगों के एस्पिरेशंस को कर सके। डंडे के जोर पे फकत वो बैठे हुए हैं कि जी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हमारा हाथ में है, वी आर इन फुली कंट्रोल। यू आर नॉट इन फुली कंट्रोल। 6000 का जत्था टीटीपी का है, वो क्रॉस द बॉर्डर करता है और आपके ऊपर उसके रिपरकशंस होते हैं। और बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं उन टेररिस्ट ग्रुप्स के। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त दिस केस इज नाउ गॉन बियॉन्ड, लाइक अब तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है और अफगानिस्तान को वार्निंग, इससे पहले उंगा की मीटिंग्स के बाद साइडलाइन पे 4 ममालिक ने भी वार्निंग दी थी अफगानिस्तान को कि दाइश, अलकायदा, टीटीपी और उसके अड्डे हैं वहाँ पर, और वो हार्बर करता है टेररिज्म। पाकिस्तान के हवाले से भी बात की उन्होंने, दीगर ममालिक के लिए सिक्योरिटी थ्रेट की भी बात की। तो आपको लगता नहीं है कि ऐसे लोगों के ऊपर, तो फिर एक जत्थे के ऊपर और ऐसे जो जुनूनी जत्थे हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए, या फिर इंटरनेशनल एक दबाव भी आना चाहिए? डेफिनेटली दैट इज माय केस। इनफैक्ट मैं यही परसू कर रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम लीगल, फोर प्रॉन्ग है, चौथा मेरा जो मैं मिस कर गया, गुड, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, इज द लीगल। कि आपको यूनाइटेड नेशंस ये देता है लीगल प्रोटेक्शन कि ऐसी स्टेट जो आपकी सिक्योरिटी को करती हैं और आपके पास एविडेंस है कि वो इंटरनेशनल टेररिज्म को या टेररिज्म जो लोकल रीजनल है उसको सपोर्ट कर रही है, तो उनको लिस्ट किया जाए, उन पे पाबंदियां लगाई जाएं और उनको डीलेजिटिमाइज किया जाए। और मैं कहता हूं कि अभी टाइम आ गया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए हमें विद एविडेंस अगेंस्ट अफगानिस्तान, और एक मजबूत केस, ताकि इनकी लेजिटिमेसी, क्योंकि देखिए जब तक के किसी भी हुकूमत को लेजिटिमेट हुकूमत नहीं मानी जाएगी पूरी दुनिया के अंदर, दे हैव नो लोकल स्टैंडर्ड। यस, दे आर अ फैक्ट ऑन द ग्राउंड, बट फैक्ट ऑन द ग्राउंड इज आल्सो वेरी फ्रेजाइल। देखिए पाकिस्तान अगर चाहता, जब जा रहे थे अमेरिकन फ्रांस वहां से, कोई भी कठपुतली हुकूमत यहाँ इस्लामाबाद में डिक्लेयर करती कि जी वी आर द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, उसके 10 सोल्जर कहीं काबुल में नहीं तो किसी और जगह पे बिठा देते, लेकिन वी नेवर डिड इट। हम तो सिंसियर थे इनके साथ। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को बड़ी फर्मली एक कंसेंसस के साथ, सिर्फ एक चीज मैं इजाफा करता चलूं कि जरूरी है कि पाकिस्तान से आवाज कंसेंसस से जाना चाहिए कि ये कौम की आवाज, वहां पे डिसेंट होगा आपकी, और खास तौर पे वो जो हमारे वाइटल सर हार्ड स्टेट पॉलिसी जो है अभी ऐलान हुआ, और आप समझते हैं कि ये हम थोड़ा सा वी आर लेट, हमें हार्ड स्टेट पहले बन जाना चाहिए था इनके मामले में? वेल, यू आर नेवर लेट। जब आप एक राइट डिसीजन करते हैं तो मे बी सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन यस, अब पता नहीं हार्ड डिसीजन स्टेट की क्या डेफिनेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी की बात करूंगा कि अफगानिस्तान, देखिए आप दुनिया में सब कुछ चेंज कर सकते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स एज अ कंट्री, दैट बी द फैक्ट। तो उसके साथ लॉजिकल और रैशनल जो लोग होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, कंट्रीज और स्टेट्स होती हैं, वो रैशनल तरीके से जो है वो उसके ऊपर डील करती हैं। सो द रैशनल तरीका यही है कि हम ये 4 जो अप्रोचेस हैं उनकी कंबाइंड एफर्ट्स के साथ, और हमारे पास कैपेसिटी भी है इंस्टीट्यूशनल, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान हैज वेरी वेरी गुड लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप,
great coordination, collaboration between the political and military leadership. जी बलोच साहब, हमने एक There is- पैरेलल इशू हम साथ, जो वही बात है ना, वी कैन नॉट चेंज ओवर नेबर्स, एक भारत की जानिब से नैरेटिव है जो अफगानिस्तान के साथ मिलकर चांकियान जो इसकी फ़िलासफ़ी है उसके तहत ये सारे काम करवा रहा है। ये सबको मालूम है, पैसा दिया जाता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस ज़मीन को इस्तेमाल किया जाता है। हमें फसाद की जड़ देखनी है भारत की, और हम जो इस वक्त पॉलिसी लेकर चल रहे हैं भारत के हवाले से, जो मार्का हक में हमने कामयाबी हासिल की, आपको लगता है कि हमें जो बयानात भारत की जानिब से दोबारा आना शुरू हो गए हैं अफ़गानिस्तान की शय के ऊपर, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो अफ़गानिस्तान से शुरू कराया उसने, और दहशतगर्दी। आपने मेरी जहन को शायद पढ़ लिया सर, next point that I wanted to say was that perhaps I have all my doubts कि this is devolved doctrine 2 संदूर है या है, वो तो उनको पड़ गया, लेकिन ये devolved doctrine 2 है जिसमें ना सिर्फ कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स को अपने राइवल्स और अपने मुखालिफों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि स्टेट जो गवर्नमेंट जो पावर में है उनको कर रहा है। अफगानिस्तान से शुरुआत की है, एंड इफ दैट हैपेंस दैट थ्रोज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान internationally, diplomatically and militarily and security wise. So I think we have to be very, very strategic in our thinking. और उसमें ये make sure करना है कि ये इस तरह ना हो कि अफगानिस्तान उनके हाथों में खिलौना बन जाए और वो फिर हमें एक और फ्रंट को भी कन्फ्रंट करना पड़े। You see the next scenario, जो कि अगर हम सिनेरियो बिल्डिंग की बात करते हैं, it is possible as a थिंकिंग माइंड हम सोच सकते हैं कि कल अगर सिंदूर 2 को वो शुरू करते हैं फ्रॉम द ईस्ट और कुछ ना कुछ आग यहाँ से वेस्ट से भी लगाते, तो वी हैव अ बिग डिलेमा, कैसे करेंगे हम? सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि ये पूरी स्ट्रैटेजी हमारी कैसी जाएगी, जिसमें हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ हमें बात करनी पड़ेगी, जिसमें चाइना इज एट द टॉप, ईरान भी हमारा नेबर है, टर्की है, सऊदी अरब है, यूएई जिनका इन्फ्लुएंस भी है इस रीजन के ऊपर। सो इट हैज टू बी ए ग्लोबल, रीजनल एंड बायलैटरल एफर्ट व्हिच विल मेक, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त अफगानिस्तान का इशू ऐसी नहज पे पहुंच गया है जो कि अफगानिस्तान और हमारे लिए मुस्तकबिल को करेगा कि किस तरफ जाना है हमने, एंड और हमारी पूरी प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट का जो प्लान है वो दैट इज एट स्टेक, आवर प्रेस्टीज इज एट स्टेक। So there is just no compromise. Number one, on the security of Pakistan, and कोई भी टेररिज्म का एक्ट पाकिस्तान पे एक्सेप्ट नहीं किया जा। Number 3, कोई भी अलायंस विद आवर एनिमी इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये चीजें should be red line in our negotiations with Afghanistan. बहुत बहुत शुक्रिया जिगर बलोच साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुने गए जाल जो कि भारत की जानिब से बनाया जाता है और उसके बयानात को अगर हम देखें तो माजी में भी उसने बड़ी कोशिशें की, लेकिन हमेशा खारजा पॉलिसी और हमने देखा कि मुख्तलिफ महाज़ों पर उसको मुँह की खानी पड़ी, और मैदान जंग में तो हमेशा दुम दबा के भागता रहा। और इस हाल में भी अगर हम देखें जो अफ़गानिस्तान के हवाले से तनाज़ुर चल रहा है, तो बदतरीन शिकस्त अफ़गान तालिबान और उनकी हुकूमत को मिल रही है, और वहाँ पर जो तबाही पाकिस्तान की अफवाज ने मचाई है, उनकी पोस्ट ने कब्ज़ा लेके अपने ग्राउंड रियलिटी को तब्दील कर दिया, तो उसके बाद भारत को हज़ीमत का सामना उठाना पड़ रहा है, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट डूबती नज़र आ रही है, जिसके बाद वो चीखो पुकार कर रहा है और वावेला मचा रहा है, ख़ुद कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं है। पूरी कौम पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के लिए हमेशा कोई भी चैलेंज आया तो इस कौम ने मिलकर साथ दिया पाक अफवाज का। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।